My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we will discuss questions on PNC and probability for स्नैप एग्जामिनेशन और साथ में थोड़ा बहुत सेट थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में ही थोड़ा बहुत सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को भी कर लेंगे क्योंकि पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत सेट थ्योरी और एक दो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में लाइक द कंटेंट एज वेल, लाइक द सेशन एज वेल। और चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस? तो देयर आर 4 लेटर्स और 3 लेटर बॉक्सेस में हमें पोस्ट करना है, कितने वेज में किया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। कन्फ्यूजन क्या होता है बहुत सारों को, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 4 क्यूब होगा कि 3 टू द पावर 4 होगा। लॉजिक हमेशा ये है कि तुम अपने आप को समझो, तुम्हारे पास लेटर्स हैं और लेटर्स को पोस्ट करना है तुम्हें लेटर बॉक्सेस में। चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस क्या हैं? चॉइस है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने लेटर बॉक्सेस हैं, लेटर से 3 लेटर बॉक्सेस हैं, ए एंड बी एंड सी। दीज आर द लेटर बॉक्सेस। लेटर्स तुम्हारे हाथ में हैं। तो फर्स्ट लेटर तुमने लिया, लेटर नंबर 1। नाउ लेटर नंबर 1 कैन बी posted in letter box number A or B or C. So there are 3 choices for letter number A, letter number 1. Similarly for letter number 2, there are 3 choices again. कोई और कंडीशन तो नहीं है। अगेन 3 choices for letter number 2. Similarly letter number 3 के लिए भी 3 choices और similarly letter number 4 के लिए भी 3 choices. So total cases will be 3 into 3 into 3 into 3 यानी कि 3 to the power 4 which is equal to 81. लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर रहे हैं, लेटर बॉक्स को तो पोस्ट नहीं कर रहे लेटर में। दैट इज वाई आंसर विल बी 81, 3 टू पावर 4 एंड नॉट 4 क्यूब। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 8 डिस्टिंक्ट टॉयज इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 नेम्ड बॉक्सेस, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, सच दैट बॉक्स ए इज नेवर एम्प्टी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितने वेज में ये किया जा सकता है? तो 8 डिस्टिंक्ट टॉय है, टॉयज सारे के सारे अलग अलग हैं, सेम नहीं है, एंड दे हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 नेम्ड बॉक्सेस, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, सच दैट बॉक्स ए इज नेवर एम्प्टी। अब देखो यहाँ पे जो एक खेल है, कंफ्यूजन बार बार होता है बच्चों को, वो यहाँ पे भी होता है कि डिस्टिंक्ट टॉयज होंगे तो क्या होगा, सेम टॉयज होंगे तो क्या होगा, फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो अगर 8 टॉयज हमारे डिस्टिंक्ट हैं तो दे आर डिस्टिंक्ट, जैसे कि लेटर्स, हमारे लेटर्स हमेशा ही डिस्टिंक्ट होंगे, 4 अलग अलग लेटर हैं, ठीक है, तो वो तो हमेशा ही डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टॉयज हमारे डिस्टिंक्ट हैं और दे हैव टू बी पुट इनटू नेम्ड बॉक्सेस, यानी कि बॉक्सेस भी हमारे क्या है, नेम्ड है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। और बॉक्स ए को कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है, बॉक्स बी खाली रह सकता है। सो अगेन इन टॉयज डालने हमें बॉक्सेस में 8 टॉयज हैं, हर एक के लिए देर आर 2 चॉइसेस, और एवरी टॉय देर आर 2 चॉइसेस। तो टोटल केसेस क्या बनेंगे अपने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 8 विल बी टोटल केसेस। टोटल केसेस हो गए। अब यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों बॉक्सेस पे चूज कर रहे थे, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। So one case is possible where all the 8 toys are put into box A and 0 toys in box B. Exactly one way में हो सकता है ये, all 8 toys are put into box A और एक भी टॉय नहीं गया बॉक्स B में, ये एक केस हो सकता है। वन केस कुड बी all 8 toys are put into box B और बॉक्स A में एक भी टॉय नहीं गया। बट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बॉक्स ए को कभी एम्प्टी नहीं छोड़ना है, यानी कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस केस शुड हैव बीन रिजेक्टेड। ये केस हमें नहीं चाहिए। पहला केस चलेगा, बॉक्स बी को खाली छोड़ सकते हैं, बॉक्स ए को खाली नहीं छोड़ सकते, तो रिमूव करेंगे वन केस को। 2 टू द पावर 8 माइनस 1 आंसर होगा हमारा, विच विल बी 256 माइनस 1 255, 255 ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अगर जस्ट इन केस यहाँ पे टॉयज हमारे आइडेंटिकल होते, यानी कि टॉयज में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, और जब कोई फर्क नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि बॉक्स ए में हमारे पास 1 टॉय है, बॉक्स बी में 7 टॉयज है, क्योंकि टोटल 8 है, तो अब कोई भी टॉय रखो वो 1 टॉय तो सेम ही होगा, इजंट इट सो? तो अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस नहीं बन पाएंगे हमारे। अगर पहले वाले केस में देखते हैं, यानी कि अपने एक्चुअल केस में देखें, तो जब हम कह रहे हैं देयर आर 8 डिस्टिंक्ट टॉयज, तो बॉक्स ए में इफ वी आर पुटिंग 1 टॉय, तो वो 1 टॉय कौन सा होगा आउट ऑफ 8, दैट मैटर्स। यानी कि उस केस में हमारे पास, इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट, इफ टॉयज आर डिस्टिंक्ट, तब फिर हमारे पास कौन सा 1 टॉय होगा बॉक्स ए में, इसके लिए केसेस बनेंगे 8C1, 8 केसेस बनेंगे। बट इफ टॉयज आर आइडेंटिकल, तो इन केस ऑफ आइडेंटिकल टॉयज एग्जैक्टली एक ही केस रहेगा, क्योंकि कोई भी एक टॉय है, सारे के सारे टॉयज तो सेम ही है अपने, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर आइडेंटिकल वाला केस होगा तब फिर हमारे बहुत लिमिटेड केसेस ही बनने वाले हैं, या तो बॉक्स ए में 1 होगा, बी में 7 होंगे, या 2 एंड 6, या 3 एंड 5, 4 एंड 4, 5 एंड 3, 6 एंड 2, 7 एंड 1, और लास्ट में 8 एंड 0। ऑब्वियसली बॉक्स ए में 0 नहीं हो सकता, तो दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस, यानी टोटल 8 केसेस बनेंगे हमारे काम के। ओवरऑल 9 केसेस बनेंगे, बट 8 दैट आर रेलेवेंट, क्योंकि बॉक्स ए को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, और दिस इज इन केस ऑफ आइडेंटिकल टॉयज। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000
कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड है, मतलब ये हुआ कि एक डिजिट को कितनी बार भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाउड नहीं होता तो अ डिजिट हैज टू बी यूज एग्जैक्टली वंस। अगर रेपिटेशन अलाउड एग्जैक्टली वंस नहीं, वंस या मे बी 0 टाइम्स, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो। बट यहाँ पे तो अलाउड है। कंडीशन है नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000, लेकिन नंबर अगर हमारा n है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी कि लेस देन 4000 चलेगा और इक्वल टू 4000 भी चलेगा। नंबर शुड बी एनीवेयर बिटवीन 1000 और 4000। 4000 इंक्लूडेड है, 1000 इंक्लूडेड नहीं है। डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस भी देखो 374, 375, 376, यानी कि 1 का डिफरेंस है। गलती करोगे तो गलत ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 4 डिजिट नंबर बनाना है हमको ऑब्वियसली, क्योंकि 1000 से 4000 के बीच में है। और सिंस हमारा नंबर 1000 या उससे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हमारा जो 4 डिजिट होगा, 1000 डिजिट होगा, वहां पे इधर 1 विल बी देयर और 2 और 3 और 4, यानी कि 4 चॉइसेस आर देयर, ठीक है। 4 चॉइसेस आर देयर। बट अगर 4 आ गया वहां पे, एक बात बताओ, अगर 4 आ गया तो फिर इसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद में फिर केसेस लेने में मुश्किल आएगा। तो 4 को भी हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो 4 को हमने हटा दिया यहां से। तो 1, 2 एंड 3 3 चॉइसेस रखा, क्योंकि 4 के साथ हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, दैट इज 4000, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर, 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर एंड एडिशनली 4000 को लास्ट में ऐड कर लेंगे, एक नंबर काउंट कर लेंगे एंड में, ठीक है। तो 1, 2, 3 3 पॉसिबल केसेस आर देयर। बाद में क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई कंडीशन नहीं है, सब कुछ चलेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऑल आर अलाउड। 5 केसेस, सिमिलरली 5 केसेस यहाँ पे, 5 केसेस यहाँ पे। नंबर्स आ गए हमारे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि दिस नंबर्स विल बी 125 इंटू 3, 375 नंबर्स विल बी देयर, ठीक है। 375 नंबर्स हो गए। अब हमें 4000 को ऐड करना है, तो +1 करोगे बिकॉज ऑफ 4000। बट यहाँ पे खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमें 1000 को सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। 1000 से बड़ा होना चाहिए नंबर, और यहाँ पे हमने जब 1 रखा होगा यहाँ पे, बाकी आगे सब में 0 आ गया होगा, तो 1000 भी तो आया होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो -1 करोगे फॉर 1000। एक्चुअल में हमारा नंबर 375 ही रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 375 ओनली। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट बीड्स बी स्टंग इनटू अ नेकलेस। यानी कि हमें क्या करना है, 6 डिफरेंट बीड्स को एक नेकलेस में लगाना है, ठीक है। नेकलेस में लगाना है, यानी कि दिस इज सर्कुलर परमुटेशन। तो इन जनरल इफ वी आर अरेंजिंग एन आइटम्स इन लीनियर परमुटेशन, अगर लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो लीनियर अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज विल बी ऑलवेज n फैक्टोरियल। बट सर्कुलर अरेंजमेंट में सिंस देयर इज नो एंड पॉइंट एज सच, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ वेज आर n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, ठीक है। सो दैट इज n-1 फैक्टोरियल। बट अगर हम नेकलेस में लगा रहे हैं, यानी कि सच केसेस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, सच केसेस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन जहां पे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे वी आर डिवाइडिंग बाई 2 एज वेल। तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, तो नेकलेस का केस भी सिमिलर ही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा। आंसर हो जाएगा हमारा 6-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 60। तो आंसर आ जाएगा 6060, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे ही आने चाहिए, मशीन के वॉवेल्स को हमें अरेंज करना है। सो मशीन में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए आई एंड ई, दीज आर 3 वॉवेल्स। तो 7 प्लेसेस इन टोटल, 1 3 5 एंड 7, 4 हमारे पास ऑड पोजीशंस हैं और वॉवेल्स रहती हैं। बहुत नाइंसाफी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उन पोजीशंस को जहां पे कि हम वॉवेल्स को प्लेस करेंगे। कॉन्सोनेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कहीं पे भी आ सकते हैं। आउट ऑफ दीज 4 पोजीशंस 1 3 5 एंड 7, फर्स्ट विल बी सेलेक्टिंग दो 3 पोजीशंस जहां पे कि हमें वॉवेल्स चाहिए, ठीक है। दोज कैन बी एनी 3, तो 4 C3 वेज में वी कैन सेलेक्ट दोज 3 पोजीशंस जहां पे कि वी नीड वॉवेल्स। देन वी कैन अरेंज दोज 3 वॉवेल्स इन दोज पोजीशंस, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर दिया। अब जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उनको कहीं भी अरेंज कर दो, तो रिमेनिंग पोजीशंस पे अरेंज कर देंगे। तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4C3 इज 4, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 24 इंटू 24, यानी कि आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन बी इज द आंसर, 576। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 8 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, 4 ऑफ विच आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, 4 कोलिनियर हैं, तो कितने ट्रायंगल हम फॉर्म कर पाएंगे। अगर हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है तो क्या कंडीशन है, ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जबकि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं हो, सेम लाइन में लाई नहीं करें। तो अगर पॉइंट्स हमारे सेम लाइन में लाई करेंगे, सो विद दोज 3 पॉइंट्स वी कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, इजंट इट सो। ठीक है, तो या तो मल्टीपल केसेस बनाओ, क्योंकि हमें ये पता है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, टोटल 8 पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ दीज 8 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, और फिर उसके अलावा हमारे पास और पॉइंट्स हैं। ठीक है, और पॉइंट्स हैं, तो और भी हमारे पास लेट अस से, हाँ 4 और पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं इन टोटल। ठीक है, तो या तो हम मल्टीपल केसेस बनाए, केसेस कैसे बनेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वन लाइन में लाई करने वाले ऑल 3 पॉइंट्स कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल। तो या तो लाइन में से वी कैन चूज पॉइंट्स और फिर बाकी बचे हुए पॉइंट्स को अलग से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो केसेस क्या हो सकते हैं कि फ्रॉम लाइन दिस इज, लेट अस से दिस इज लाइन एल, तो फ्रॉम लाइन एल वी आर चूजिंग वन पॉइंट ओनली एंड टू अदरवाइज। ठीक है, तो लाइन एल से वन और टू अदर पॉइंट्स, दिस कुड बी अ केस। और मे बी लाइन एल से वी आर चूजिंग 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट अदरवाइज, या लाइन एल से वी आर चूजिंग 0 पॉइंट्स एंड सारे के सारे पॉइंट्स आर अदरवाइज। तो ये 3 केसेस बनेंगे। लाइन एल से 3 पॉइंट्स चूज करोगे तब फिर तुम डेफिनेटली जानते हो कि वहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म होना, तो चूज तो कर सकते हो बट ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो वो केस का कोई मतलब नहीं है। यही 3 केसेस बनने वाले हैं। तो लाइन एल में टोटल 4 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट चूज करना है, तो 4C1 बेस से वी कैन सेलेक्ट दैट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स फ्रॉम रिमेनिंग 4, तो 4C1 इंटू 4C2, दिस विल बी फर्स्ट केस। और यानी कि एडिशन करना है। ठीक है, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, और यानी कि एडिशन। नाउ लाइन एल से हमें 2 पॉइंट्स चूज करने हैं, 4C2 एंड 4 में से 1 इंटू 4C1, और यानी एडिशन, देन 4C0 इंटू 4C3। टोटल केसेस आ गए अपने, 4C1 इज 4, 4C2 इज 6, प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, तो टोटल आ गया 24 प्लस 24 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 52। आंसर आ जाएगा 5252। बट इस तरीके से बेटर हमारे पास क्या अप्रोच है, बेटर अप्रोच ये होगा कि सारे केसेस काउंट कर लो, ऑल द केसेस काउंट कर लो, और वहां से फिर उन केसेस को हम एलिमिनेट कर दें जो हमारे काम के नहीं है, जहां पे कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, टोटल पॉइंट्स हैं 8। ये केस बनाने में कभी गलती भी हो सकता है और फिर टाइम ज़्यादा लेता है। तो 8 पॉइंट्स इन टोटल है, वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल, तो वी हैव सेलेक्ट 3 पॉइंट्स। तो 8C3 वेज में वी कैन सेलेक्ट ऑल 3 पॉइंट्स। बट ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, तब नहीं बनेगा व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स आर फ्रॉम द लाइन। तो 4 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट होंगे तब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं देगा। तो 8C3 माइनस 4C3 दैट विल बी आवर आंसर। 8 इंटू 7 इंटू 6 यानी कि 56, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6 यानी 56 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 52 स्ट्रेट अवे। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ डेकागॉन हैव। डेकागॉन में कितने डायगोनल्स होंगे। तो डेकागॉन यानी कि डेका यानी कि 10 दिसंबर, 10th मंथ होना चाहिए इस हिसाब से, बट द पॉइंट इज डेकागॉन में 10 साइड्स होंगे, 10 साइड्स हैं। ठीक है, यानी 10 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें डेकागॉन बनेगा। ओके, अब डेकागॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो इफ वी हैव 10 पॉइंट्स इन टोटल, और 10 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले हम लाइंस ड्रॉ करें, कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी, 10C2। दीज विल बी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, और उतनी ही लाइंस ड्रॉ होंगी, 10C2। ठीक है, तो 10C2 विल बी टोटल नंबर ऑफ लाइंस। आउट ऑफ दीज 10C2 लाइंस, 10 विल बी साइड्स ऑफ द डेकागॉन एंड द रिमेनिंग विल बी डायगोनल्स। रिमेनिंग विल बी डायगोनल्स। तो एज सच फॉर्मूला हमारा होता है कि n साइड्स हैं या n पॉइंट्स हैं, तो n इंटू n माइनस 3/2, दिस इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 इंटू 7/2 विच इज इक्वल टू 35। 35 डायगोनल्स विल बी देयर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ चेस टूर्नामेंट ईच प्लेयर प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम विद एवरी अदर प्लेयर। ठीक है, यानी कि कितने प्लेयर्स हमारे बनेंगे, हर एक प्लेयर के बीच में एक एक मैच ही होगा, ओनली 1 मैच बिटवीन 1 प्लेयर। ईच प्लेयर प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम विद एवरी अदर प्लेयर। इफ द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज 153, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, तो इफ n प्लेयर्स आर देयर, तो नंबर ऑफ गेम्स विल बी nC2, यानी कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 153। तो n इंटू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 306। तो n इंटू n माइनस 1 हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 306। तो नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक रैंडम गेस लो।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के एक रैंडम गेस लो। अगर हम नंबर लेते हैं लेटर से 15 14, तो हमारा वैल्यू आएगा 210, यानी कि हायर वैल्यू लेना है। 18 का स्क्वायर आता है 324, 17 स्क्वायर है 289, यानी कि 18 इंटू 17 शुड बी राइट देयर, 18 इंटू 17, ठीक है। 324 माइनस 18 306, एन शुड बी इक्वल टू 18 इन दिस केस। ओके, जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एन इंटू एन माइनस वन, तो हमने क्या देखा कि एन स्क्वायर से छोटा आएगा, ठीक है। तो 3 और 18 का स्क्वायर आता है 324, उससे स्मॉलर होगा, तो यानी कि 18 के आसपास हो सकता है। 17 का स्क्वायर 289 है, तो उससे भी छोटा आना चाहिए था अगर 17 आंसर होता तो, बट जब उससे बड़ा है तो डेफिनेटली हमारा आंसर विल बी एन इक्वल टू 18। ऑप्शन बी आंसर है, और बाकी सेटिस्फाई करा के तो देख ही लोगे, बट ये सोचने का तरीका है कैसे सोचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 20 वेयर x वाई एंड जेड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए x हमारा 0 भी हो सकता है, चलेगा इस इक्वेशन में। x वाई एंड जेड हैव टू बी बेसिकली नॉन नेगेटिव, भाई ग्रेटर देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे ऐसे केस में? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, वेयर n इज इक्वल टू 20 इन दिस केस, और r माइनस वन हमें चाहिए। r क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर 3, तो r माइनस वन विल बी इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा 22C2, 22C2। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस टोटल सम 20 चाहिए, ठीक है। तो 1 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सारे नंबर्स इंटीजर होंगे, तो ये मान के चलो हमने 1 1 1 मल्टीपल टाइम्स लिख दिया। लॉजिक समझने के लिए पहले सिंपलर इक्वेशन लेते हैं। मान लो हमने कह दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 8। ओके, दिस इज अवर सिंपलर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 8, तो हमने कह दिया 8 बार 1 लिख दो। ओके, नाउ वी नीड टू डिवाइड दीज नंबर्स इनटू 3 पार्ट्स। तो अगर 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें कितने ब्रेकर्स चाहिए? वी नीड 2 ब्रेकर्स, ठीक है। दो जगह पे हमने ब्रेक लगा दिया, फॉर एग्जांपल 1 ब्रेक इज हियर एंड 1 ब्रेक इज हियर, तो नाउ वी हैव 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 4 एंड थर्ड नंबर इज 2। तो दो ब्रेकर्स है हमारे पास और बाकी वंस है, ठीक है। ऑल दीज वंस आर आइडेंटिकल, भाई वंस तो सबके सब आइडेंटिकल ही है, कहीं पे भी रखो। और ये दो ब्रेकर्स भी हमारे आइडेंटिकल हैं। टोटल आइटम्स कितने हैं? टोटल आइटम्स हो गए हमारे 8 प्लस 2, 8 वंस आर देयर, क्योंकि 8 हमें टोटल है जो सम चाहिए, एंड देयर आर 2 ब्रेकर्स विच इज 3 माइनस वन, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हमें का सम चाहिए, तो 3 माइनस वन ब्रेकर्स आर देयर, तो 8 वंस एंड 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू 2 ब्रेकर्स। इनको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा? अब क्योंकि 8 वंस आइडेंटिकल हैं, 8 प्लस 2 टोटल 10 आइटम्स हैं, 8 प्लस 2 10 आइटम्स हैं, तो 10 फैक्टोरियल वेज में दे कैन अरेंज, बट सिंस 8 वंस आर आइडेंटिकल तो डिवाइड करेंगे 8 फैक्टर्स, क्योंकि आपस के अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सिमिलरली दो ब्रेकर्स का भी अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा आपस के अरेंजमेंट से, अगर इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे तब भी तो बात वही आएगी, तो दैट इज वाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एज वेल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10C2। और वही सेम हम n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन में भी करते हैं, ठीक है, कि n हमारा इज वैल्यू 8 इन दिस केस, और r माइनस वन क्यों? क्योंकि r वेरिएबल्स हैं, तो r माइनस वन यानी कि 2 ब्रेकर्स विल बी देयर, तो 8 प्लस 2 C2 यानी 10C2 विल बी आवर आंसर। दिस इज द होल लॉजिक। ओके, तो इस केस में आ जाएगा हमारा 22C2, आंसर आ जाएगा 22C2 यानी 22 इंटू 21 बाई 2, तो 21 इंटू 11 एंड आंसर विल बी 231। बट ये तब है जबकि हमें चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है इंस्टेड ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्वेश्चन हमसे कहता कि हमें बताओ व्हेन x प्लस एक्स वाई एंड जेड आर ग्रेटर देन जीरो, व्हेन दे आर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि तब फिर मिनिमम वैल्यू भी 1 होता है, तो या तो ग्रेटर देन जीरो हो या सबको कम से कम एक तो देना ही है, ठीक है। तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, सेम मतलब है कि इफ x प्लस एक्स वाई एंड जेड आर ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, ठीक। तो इसको सोचने के हमारे पास दो मेथड है। एक तरीका तो ये हो गया कि अभी भी हम ब्रेकर्स रखें, वंस को रखें, तो वंस हमारे पास 20 हैं, 20 वंस, और ब्रेकर्स भी हमारे पास कितने हैं? 2 ब्रेकर्स हैं। बट इस बार सिंस वी नीड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, तो हमें ब्रेकर कहाँ कहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम वंस रख रहे हैं सारे के सारे 20 वंस, तो ब्रेकर कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकते। अब इस बार हमें पता है क्योंकि ऑल नंबर्स हैव टू बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ऑल नंबर्स हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो ब्रेकर्स हमारे साथ में नहीं आ सकते, ठीक है, स्टार्ट में नहीं आ सकते। अगर हमने एक ब्रेकर स्टार्ट में लिया है यानी कि पहला नंबर 0 हो गया हमारा, तो स्टार्ट में नहीं आ सकता, एंड में बाय द सेम लॉजिक नहीं आ सकता, फिर वो लास्ट नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीच में हमारे पास दो ब्रेकर साथ में आ गए दोनों,
तो पहले वाले नंबर, उससे पहले वाला नंबर ठीक है, बाद का ठीक है, बट बीच में जीरो आ जाएगा इन दोनों ब्रेकर्स के, दैट इज वाई साथ में भी नहीं आ सकते, यानी कि एक दो वंस के बीच में एक ही ब्रेकर आ सकता है। तो ये हमारा कंडीशन है। तो इस बार जब तूने वंस बिठाए सारे के सारे, सिंस हमारे पास ना स्टार्ट में ब्रेकर आना है ना एंड में ब्रेकर आना है ना दोनों साथ में आने हैं, तो बेसिकली जो बीच की स्पेसेस है हमारी बिटवीन वंस, टोटल वंस हमारे पास 20 है, तो स्पेसेस विल बी 19 स्पेसेस बिटवीन द वंस। उन 19 स्पेसेस में से कोई दो स्पेसेस चूज करेंगे और वहीं पे ब्रेकर्स आ पाएंगे। दैट इज वाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 19C2 और बेसिकली n-1 CR-1। दिस इज द आंसर फॉर नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। ओके, n-1 CR-1, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को पूछने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछता तुमसे कि इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन बदल दिया बट बात एक ही है। 20 आइडेंटिकल टॉयज हैं, जैसे 21 थे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी को, और कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि किसी को जीरो टॉय भी मिल सकता है, तो जीरो टॉय भी चलेगा। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, इन जनरल तो यहाँ पे क्या है, जीरो भी चलेगा। और अगर जीरो भी चल रहा है तो बेसिकली एबीसी को क्या है, ए बी सी ऑल दीज वैल्यूज जो इनको टॉयज मिलेंगे दो हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर लिखा है आर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी एंड सी विदाउट एनी अदर कंडीशन, अगर क्वेश्चन क्या है कि सच दैट एवरीवन गेट्स एट लीस्ट वन टॉय, तो अगर हर एक को एक टॉय कम से कम मिलना चाहिए, तो उस केस में फिर आ जाएगा ए बी सी हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि प्रेजेंट वाला n-1 CR-1। तो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक शॉर्टर एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वी हैव 4 वर्टिकल लाइंस। 3 horizontal and 4 vertical lines and we have to count number of rectangles। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम कैसे काउंट करेंगे, अगर हमें एक रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगी तो वहां से हमें एक यूनिक रेक्टेंगल ही फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज दीज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दीज 2 वर्टिकल लाइंस, इन दैट केस रेक्टेंगल हमारा कौन सा फॉर्म होगा, दीज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दीज 2 वर्टिकल, सो दिस इज द रेक्टेंगल। ठीक है, और हर बार एक यूनिक रेक्टेंगल ही फॉर्म होगा व्हेन यू आर चूजिंग 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस का पेयर एट द सेम टाइम। क्लियर है, तो हमें बस हर एक केस में क्या करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब चाहिए तो विल बी बेसिकली चूजिंग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो सिंस यहाँ पे वी हैव टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, वी हैव टू चूज 2 टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, so 3C2 ways वी कैन सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। सिमिलरली 4 vertical lines are there, so out of 4 vertical lines we have to choose 2 vertical lines, तो 4C2 ways we can select those 2 vertical lines। 3C2 into 4C2 आंसर आ जाएगा अपना 3 into 6 which is 18। 18 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन में चेस बोर्ड की बात कर रहा है। चेस बोर्ड इज बेसिकली 8x8, 8x8, 8 स्क्वायर्स ऑन वन साइड, 8 स्क्वायर्स इन रो एंड 8 स्क्वायर्स इन कॉलम। अगर रोज में 8 स्क्वायर आ रहे हैं, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर्म करो, दिस इज बेसिकली क्या है, ये हमारा 2x3 है। अगर 2 रोज में है और 3 कॉलम्स में है स्क्वायर्स, ये 2x3 हुआ। ठीक है, तो अगर 2x3 है तो उसके लिए हमें चाहिए 3 लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 4 वर्टिकल लाइंस। चेस बोर्ड में सिंस देयर आर 8 स्क्वायर्स, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस 9 होंगी, 9 लाइन से 8 स्क्वायर्स बनेंगे, और सिमिलरली 9 वर्टिकल लाइंस होंगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9C2 इंटू 9C2 विच इज 36 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 1296। 1296 ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn such that at least 1 black ball is always included? हमें चूज करनी है 3 बॉल्स इन टोटल, बट ऐसे चूज करना है कि कम से कम एक 1 ब्लैक बॉल जरूर इंक्लूड हो। तो या तो केसेस बनाए कि 1 ब्लैक बॉल इज देयर, 1 ब्लैक और 2 ब्लैक और 3 ब्लैक, ये 3 बॉल्स इन टोटल है। ठीक है, 1 ब्लैक चूज किया है तो बाकी बची हुई बॉल्स बचे हुए सेगमेंट से होगा। तो टोटल बॉल्स हमारे पास है 2 white, 3 black and 4 red। If we are choosing 1 black, तो 3C1 ways से we can select 1 black, remaining 2 have to be chosen from red and white, यानी कि 6 में से 2 चूज करेंगे इंटू 6C2 प्लस, अगर 2 ब्लैक चूज करें 3C2 और रिमेनिंग में से 1 इंटू 6C1,
और अगर ऑल 3 ब्लैक तो 3C3 इंटू 6C0। वेज आ गए हमारे 3 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 6 और लास्ट में आ गया 1। दिस इज बेसिकली 64। 64 आंसर आ गया। और या फिर स्ट्रेट अवे हम कह रहे हैं टोटल केसेस निकाल लें और टोटल में से वो केसेस एक्सक्लूड कर लें वेयर नो ब्लैक बॉल हैज बीन चोजन। तो टोटल माइनस नो ब्लैक, टोटल केसेस आ जाएंगे अपने पास। नंबर बॉल्स कितनी है 9, तो 9C3 माइनस जब कोई भी ब्लैक बॉल चूज नहीं किया तो रिमेनिंग बॉल्स में से सब चूज किया यानी 6C3। 9C3 माइनस 6C3, 9C3 इज 84 और 6C3 है 20, तो 84 माइनस 20 64। 84 माइनस 20 64। ओके, next question, question number 12. In how many ways can 5 distinct prizes be distributed among 4 students such that each student receives at least one prize? 5 prizes हैं, they have to be distributed among 4 students such that each student receives at least one prize. कैसे करोगे? So there are 4 students and there are 5 distinct prizes. Prizes identical नहीं है, distinct है, क्योंकि सबको एक प्राइज मिलने वाला कंडीशन नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं था। हम कहते पहले प्राइज के लिए 4 चॉइसेस, सेकंड के लिए 4 चॉइसेस, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 4, आंसर आया था 4 टू द पावर 5। इफ देर वॉज नो अदर कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं होता रिसीव एटलीस्ट वन, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो आंसर होता 4 टू द पावर 5। बट सिंस ये कंडीशन है तो आंसर अपना 4 टू द पावर 5 नहीं होगा, बिकॉज इसमें ऐसे भी केसेस होंगे जबकि किसी को कोई प्राइज नहीं मिला। ठीक है, किसी एक पर्सन को कोई प्राइज नहीं मिला, किसी 2 को कोई प्राइज नहीं मिला, 3 को नहीं मिला, तो उन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 4 टू द पावर 5 ले रहे हैं तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, बट उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि 5 प्राइजेज इन टोटल हैं, 4 ही स्टूडेंट्स हैं, तो कितने वेजेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? क्लियरली क्योंकि 4 ही स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 5 प्राइजेज हैं यानी कि एक ज़्यादा प्राइज है, एक ज़्यादा प्राइज है, तो इफेक्टिवली 3 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 1 प्राइज ईच एंड 1 स्टूडेंट विल बी गेटिंग 2 प्राइजेस। ये तो केस बनेगा। ठीक है, वो कौन से 3 होंगे ये भी सोचना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि 3 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 1 प्राइज ईच और एक स्टूडेंट को मिलेंगे 2 प्राइजेस। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंस देर आर टोटल 5 प्राइजेस, 5 प्राइजेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि एक ग्रुप में 1, एक ग्रुप में और 1, एक ग्रुप में और 1 और फिर 2। ये टोटल वेज हो गए हमारे। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, अपने 4 ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड में। तो 4 ग्रुप्स बनाने के मेथड क्या होंगे? जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास n आइटम्स है, लेट अस से दैट हैव टू बी फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स आउट ऑफ विच 1 group is containing p items and 2 groups are let us say containing q items. If this has to be made into grouping और बाकी सब में 1 1 मान लेते हैं या जो भी नंबर होगा, तो n फैक्टोरियल विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ग्रुपिंग कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि हमने अल्टीमेटली क्या किया कि एक ग्रुप में p आइटम्स हैं, अब वो किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, एक में क्यों है एक में क्यों है और बाकी सब में 1 1 मान लो जो भी है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल फॉर, क्योंकि अब ये जो p आइटम्स आए हैं हमारे एक ग्रुप में, अब ये किसी भी ऑर्डर में आए, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई p फैक्टोरियल। सारे डिस्टिंक्ट हैं बट किसी भी ऑर्डर में आऊँ, सिमिलरली क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली एक बार और क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बट क्योंकि क्यू फैक्टोरियल हमारा 2 बार आ रहा है तो वील फर्दर भी डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास होते 5 टॉयज, ओके, एंड दीज 5 टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 2 टॉयज ईच एंड 1 ग्रुप ऑफ 1 टॉय। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ दीज 5 टॉयज, ग्रुप्स बना रहे हैं अभी, अरेंजमेंट बाद में देखेंगे। तो ग्रुप बनाने के मेथड क्या होंगे? 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने कर दिया, बट सिंस 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे एक बार फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इनका आपस का अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। अब इस बात को और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 2 1 लेट अस से टॉयज है हमारे पास ए बी सी डी, क्या क्या ग्रुप्स बन सकते हैं? एक ग्रुप हो सकता है ए बी देन सी डी देन ई। ओके, ठीक है, बट यही सेम अगर इनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें, सी डी देन ए बी देन ई, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, या फिर बी ए सी डी ई, ये भी पॉसिबल है, बट ये सारे के सारे ग्रुप एक ही बात तो है।
अल्टीमेटली ग्रुप्स तो बन रहे हैं तो सेपरेट, अभी हमने अरेंजमेंट की बात नहीं किया, तो अभी ग्रुपिंग में तो ये सारे के सारे केसेस सेम ही बात कह रहे हैं। अब बी ए हो या ए बी हो, क्या इससे फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई दिस टू फैक्टोरियल, फर्स्ट वाला टू फैक्टोरियल फर्स्ट ग्रुप में। सिमिलरली सेकंड में सी डी हो डी सी हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई अनदर टू फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर एंड में एट द लास्ट अब ए बी और सी डी आपस में इंटरचेंज हो जाए तब भी क्या फर्क पड़ेगा? ग्रुप तो अभी हमारे ए बी और सी डी के ही बन रहे हैं। तो ठीक है, दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई अनदर टू फैक्टोरियल। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ आइटम्स वाले ग्रुप्स हैं तो सेम नंबर ऑफ आइटम्स वाले ग्रुप हैं तो एक बार फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं टू फैक्टोरियल से। तो ये हमारा ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं टू एम्फसाइज इट मोर। मान लो हमारे पास 10 आइटम्स हैं एंड आइटम्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट। तो 10 आइटम्स हैं हमारे पास और आइटम्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2, 2, 3, 3। दीज आर द ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बट सिंस देर आर 2 ग्रुप्स विद 2 आइटम्स ईच, तो फर्दर एक बार डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से बिकॉज ऑफ दिस, एंड 2 ग्रुप्स ऑफ 3 आइटम्स ईच, तो फर्दर एक बार डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। दिस विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 10 आइटम्स, 10 डिस्टिंक्ट आइटम्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है? आइडेंटिकल में तो एक ही तरीका होगा क्योंकि सारी आइटम आइडेंटिकल है, 2, 2, 3, 3, दैट्स ऑल। डिस्टिंक्ट में ही हमें कॉशियस रहना है। तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट केस में क्या होगा आंसर? प्रेजेंट केस में हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं 4, 1, 1, 1, 2। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। लिखो या ना लिखो बट गाते किए। बट सिंस देर वन वन आइटम वाले 3 ग्रुप्स हैं तो फर्दर डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। दिस विल बी अवर ग्रुपिंग। बट सिंस इन ग्रुप्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 4 स्टूडेंट्स जो कि डिस्टिंक्ट है, 4 स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल से बिकॉज ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ये भी पॉसिबल हो सकता है पहले वाले को मिले 2, फिर सेकंड को 1, थर्ड को 1 एंड फोर्थ को 1, और ये डिस्टिंक्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इसको पहले वाले को मान लो मिल रहा है ए बी सी डी ई, तो सी और डी जब चेंज होगा यानी कि दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज ई, और पहले वाले को मिला ए बी, तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। दैट इज वाई अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, आंसर अपना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 24 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन बी। समझने में टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे केस देखोगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही केस बन रहा है और कोई केस बन नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1, 2 एंड 3 सच दैट द मोड ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज यूनिकली 2। मोड का यूज किया है हमने यहाँ पे। मोड क्या है? मोड दैट इज नंबर अकरिंग विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अकरिंग विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोड ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी यूनिकली 2, लेकिन 2 ही मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग होना चाहिए और कोई नंबर नहीं हो सकता है। दैट इज द कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं और हमने नंबर फॉर्म करना है हमें सिर्फ 1, 2, 3 से, 1, 2 और 3 से ही हमें अपना नंबर फॉर्म करना है, तो क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं? वन नंबर कुड बी 1, 1, 2, 2, 3। ओके, सो इन दिस नंबर 1 इज अकरिंग 2 टाइम्स, 2 इज ऑल्सो अकरिंग 2 टाइम्स। तो मोड हमारा क्या होगा? मोड विल बी 1 एज वेल एज 2, दोनों मोड हो जाएंगे क्योंकि 1 भी 2 टाइम्स अकर कर रहा है, 2 भी 2 टाइम्स अकर कर रहा है। जो मैक्सिमम टाइम्स अकर करता है दैट इज अवर मोड। डेफिनेटली यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही मोड्स हैं, तो ये केस हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी नीड ओनली सच केसेस वेयर मोड इज यूनिकली 2, सिर्फ 2 ही मोड होना चाहिए। तो ये हमारे काम का केस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर होता हमारे पास 1, 2, 2, 3, तो यस दिस नंबर विल भी चलेगा, चलेगा ये क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो दिस इज अलाउड, 2 ही मोड हो जाएगा यहाँ पे। या 2 आए 4 टाइम्स तो भी चलेगा, बिंदास चलेगा। ऑर्डर कहीं पे भी हो, ठीक है, साथ में बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऑर्डर कहीं पे भी ऑर्डर तो बदल जाएगा, तो ये भी नंबर्स चलेंगे हमें। या ऑल 5 आर 2s, ये भी चलेगा अगर 2 एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1, 2 एंड 3 ओनली 3 डिजिट्स आर देयर, तो इफ 2 इज अकरिंग एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो हमें 1 और 3 सिर्फ 2 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं। अब बची हुई 3 को फिलअप करना है तो कोई एक और मल्टीपल टाइम्स आएगा। तो अगर इफ 2 इज अकरिंग एग्जैक्टली 2 टाइम्स, इन दैट केस 2 हमारा यूनिक मोड नहीं होगा। ठीक है, इन दैट केस 2 हमारा यूनिक मोड नहीं होगा, यानी कि 2 अकरिंग ट्वाइस नहीं चलेगा, 2 अकरिंग एग्जैक्टली वंस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें पहले वाले केस में 2 मोड ही नहीं मिलेगा, दूसरे वाले केस में 2 अगर मोड मिला भी तब भी साथ में एक और मोड मिलने वाला है। तो हमारे पास केसेस यहाँ पे 3 ही बनने वाले हैं, 3 बनेंगे। हाँ, ऑल 5 2s
तो 5 2s दिस इज अवर केस, और 4 2s दिस इज अवर केस, या फिर 3 2s दिस इज अवर केस। तो ये 3 हमारे पास पॉसिबल केसेस, इनके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। पॉज कर लो वीडियो को, समझ लो इस बात को कि हमारे पास यही 3 केसेस पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही हमने इफ़ वी हैव टेकन ओनली 2 2s, तो डेफिनेटली हमने या तो 2 टाइम्स 1 लिया होगा या 2 टाइम्स 3 लेंगे। अगर हमारा 2 टाइम्स 1 नहीं होगा तो 2 टाइम्स 3 होगा, और कोई केस तो नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे 2 मोड भी नहीं रहेगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 3 टाइम्स हमने 3 ले लिया और 2 2, तब तो 2 मोड भी नहीं बचा, 3 मोड हो गया। तो दैट इज वाई 2 2s में तो हमें कोई केस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 5 2s होंगे, ऑल 5 2s, तो यहाँ पे तो एक ही केस बनेगा, एक ही नंबर बनना पॉसिबल है। अगर हमने 4 2s लिए तो या तो 1 होगा फिफ्थ वाला, और फिफ्थ वन विल बी 3। बट क्योंकि अरेंज भी करना है, नंबर बनाने हैं अल्टीमेटली, तो इफ द फिफ्थ वन इज 1, ठीक है, तो अरेंजमेंट के बेस कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 5 आइटम्स हैं जिनमें से 4 आइडेंटिकल है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, या फिर वैसे ही देख लो कि 1 को प्लेस करने के 5 वेज हैं, तो 5 वेज हो जाएंगे यहाँ पे, और सिमिलरली 5 वेज गया तो 5 + 5 यानी कि 10 वेज आ जाएंगे जब 4 2s होंगे, और ऊपर 1 वेज आएगा जबकि 5 2s हैं। अगर 3 2s है हमारे पास, तो 3 2s, तो रिमेनिंग 2 कैन बी आइडेंटिकल, तो दे कैन बी 1 1 और 3 3, या रिमेनिंग 2 कैन बी डिस्टिंक्ट यानी कि 1 and 3। इस केस में बेस कितने आएंगे अपने? बेस आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 10। इवन इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू 10। इन दिस केस यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 20। तो टोटल बेस हो जाएंगे 20 + 10 + 10 + 10 + 1, यानी कि दिस विल बी 40 + 10 + 1 51। आंसर आ जाएगा अपना 51। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 14. A student has to answer 10 questions, choosing at least 4 from each of part 1 and part B. Part A say minimum 4 have to be chosen. Part B say we have to choose minimum 4. If there are 6 questions in part A, 7 in part B, in how many ways can the student choose? Total 10 questions to attempt. So part A and part B. Part A has 6 questions. Part B has 7 questions. तो क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं उसके पास में? He can choose 4 from part A and then remaining 6 from part B, or 5 from part A, 5 from part B, or 6 from part A and 4 from part B. Only these 3 cases are possible. पहले केस में नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6c4 इंटू 7c6, प्लस सेकेंड केस में नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6c5 इंटू 6c5। थर्ड केस में 6c4 इंटू 7c4। तो 6c4 इंटू 7c6 विल बी 15 इंटू 7, प्लस 6c5 विल बी 6 इंटू 6, सॉरी 6c5 नहीं, बाद में 7c5 होगा, ये तो 7c5 होगा, तो 6 इंटू 21 हो जाएगा, बिकॉज 7c5 इज इक्वल टू 7c2, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस आर, तो 7c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 21, और लास्ट में आ जाएगा 6c4 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 7c4 विच इज 7 इंटू 5 35, 15 इंटू 7 15 इंटू 32 35, तो 15 इंटू 42 आ गया। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ करने का, 6c4 6c6 था ना, क्या हो रहा है भाई? 6c6 था ये, तो 1 इंटू 35। ओके, तो 15 इंटू 7 105 प्लस 35 140 प्लस 126, आंसर आ जाएगा 266। दिस विल बी द आंसर, 266 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can 5 men and 3 women sit around a circular table such that no 2 women sit together? कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं बैठनी चाहिए। अब देखो ऐसे केसेस में एक गलती हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पीछे भी सीखा, तो हम ये भी केस कर सकते थे, क्या टोटल केसेस निकाल लो और उसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जहाँ की वुमेन साथ में बैठे। ठीक है, बट वो यहाँ पे क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज देयर आर 3 वुमेन, बिकॉज देयर आर 3 वुमेन। तो मान लो हमने वुमेन को मान लिया ए बी एंड सी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नो 2 वुमेन सिट टुगेदर, कि हमने केसेस लिए सारी वुमेन को साथ में बिठा दिया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल माइनस ऑल वुमेन टुगेदर। बट इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमारे पास वो केसेस बच जाएंगे जबकि 2 वुमेन आर टुगेदर। ठीक है, सारी 3 साथ में नहीं है, बट 2 कैन बी टुगेदर, तो वो तो पॉसिबल हो सकता है, तो वो तो इंक्लूड होगा, बट वो भी हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि मैन है, देन ए बी, देन मैन है, देन सी, देन मैन है और 5 मैन थे ना, तो ये हमारा केस आ गया। और ऑब्वियसली अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट है, बट ये केस भी हमको नहीं चाहिए, बट यहाँ पे काउंट होगा। दैट इज़ वाई ये मेथड काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है।
ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 वुमेन, अगर 2 वुमेन होता तब फिर हमें डेफिनेटली पता है कि या तो वो साथ में है या वो सेपरेट है, कोई भी तीसरा चॉइस अवेलेबल नहीं है। बट व्हेन देयर आर मोर देन 2 वुमेन और उन पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। वहाँ पे फिर हमको उनको सेपरेटली बाद में बिठाना पड़ेगा। पहले मेन को अरेंज करेंगे, पहले उनको अरेंज करेंगे जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, देन विल बी अरेंजिंग वुमेन जिन पे कंडीशन है। ठीक है, सो फर्स्ट विल बी अरेंजिंग 5 men इन अ सर्कुलर टेबल। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल फॉर 5 men। नॉट दैट वी अरेंज मेन, तो मेन टोटल 5 है, 5 men आर देयर, तो वी स्पेसेस बिटवीन दोज मेन, तो कितनी स्पेसेस हैं? 5 स्पेसेस बिटवीन देम होगा। अब इन 5 में से 3 में हम वुमेन को प्लेस करेंगे, क्योंकि वुमेन को साथ में नहीं बैठाना, तो इन स्पेसेस में बिठाएंगे। तो सेलेक्ट करने के वेज हो जाएंगे 4 फैक्टर इंटू 5c3 फॉर सेलेक्टिंग स्पेसेस। नाउ वी कैन अरेंज दोज वुमेन मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये 24 इंटू 10 इंटू 6, 24 इंटू 6 इज 144, तो 1440 विल बी द आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Three distinct numbers are chosen from the set S that contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So we have to choose three distinct numbers from this set. In how many ways can they be chosen such that their median is 6? अब median हमारा 6 होना चाहिए इन numbers का. So in how many ways these can be chosen? Median is basically place middle. So if we are arranging these three numbers in the increasing order, तो median should be exactly in the middle. ठीक है, तो अगर हमने तीन डिस्टिंक्ट नंबर्स चूज किए हैं, तो अगर नंबर्स हमारे लेटर से ए बी एंड सी आर देयर, ए विल बी लेस देन बी एंड बी विल बी लेस देन सी, ये हमारे तीन नंबर्स होंगे। एंड सिंस मीडियन हैव टू बी 6, मीडियन मिडिल में आएगा, यानी कि बी मस्ट बी इक्वल टू 6, दैट इज फॉर श्योर। तो वन नंबर विल बी लेस देन 6, ए विल बी लेस देन 6 एंड सी विल बी ग्रेटर देन 6। तो तीन नंबर हमें चूज करना है, एक नंबर तो फिक्स हो गया कि वन नंबर मस्ट बी 6। मीडियन की बात हो रहा है, मीन की बात नहीं हो रहा है, एवरेज की बात नहीं कर रहा है, मीडियन की बात कर रहा है। ठीक है, मीडियन यानी कि प्लेस मिडिल। तो तीन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे, सो मीडियन शुड बी इन द मिडिल, यानी कि 6 शुड बी इन द मिडिल। तो 6 तो फिक्स हो गया, मिडिल वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। अब हमें उससे पहला लेसर वैल्यू यानी ए शुड बी लेस देन 6 एंड सी शुड बी ग्रेटर देन 6। तो नंबर्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So one number should be chosen. A should be chosen from these 5 and C should be chosen from these 3. और B तो definitely is chosen from this 6 value. तो B को choose करने का तो एक ही तरीका है। तो for A we have 5 choices, 5C1 multiplied by, for B there are exactly 1 choices and for C there are 3 choices. So 5 into 3, number of ways will be 15. Our answer in this case will be equal to 15. Okay, ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 15। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A tea party is arranged for 16 people along two sides of a long table with 8 chairs on each side. 4 particular men wish to sit on one particular side. जैसे ही particular mention है, particular का मतलब हुआ 4 specific persons, not any 4. तो 4 particular persons wish to sit on one particular side, यानी कि that side is also decided. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको उस वाले साइड पे बैठना है, इस वाले साइड पे नहीं बैठना है। ठीक है, तो वो भी क्लियर है। एंड 2 particular men on the other particular side. ठीक है, क्लियर है। तो we have total 8 seats on each side. Let us say 4 men, A, B, C, D are there, 4 men, and they are willing to sit on this side. साथ में नहीं बैठना है, कहीं भी बैठ सकते हैं, बट सेम साइड है उनका। ठीक है, सिमिलरली देयर आर 2 more men, E and F, and they want to sit on this side. Okay, so how many ways can they be seated? अब सबसे पहले जिन पे कंडीशन है उनको सीटिंग कराएंगे, और बाकी को तो अनकंडीशनली अरेंज कर दोगे। तो वी हैव टू सेलेक्ट 4 सीट्स आउट ऑफ दीज 8 फॉर ए बी सी डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? वी कैन सेलेक्ट दीज 4 सीट्स इन 8C4 ways and then we can arrange ABCD in 4 factorial ways. 8C4 into 4 factorial, या फिर इसको लिख सकते थे 8P4, 8C4 into 4 factorial सेम एज 8P4, 8 का परमुटेशन 8 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया। सिमिलरली नाउ वी विल बी सेलेक्टिंग 2 सीट्स आउट ऑफ दीज 8 फॉर E and F, और फिर उनको अरेंज करेंगे। तो इनटू 8C2 into 2 factorial और 8P2 बेसिकली फॉर दीज 2। अब 6 तो हो गया अरेंज, बचे हुए 10 को कहीं भी डाल दो, कहीं भी अरेंज कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 factorial। This will be our answer. 8C4 into 8P2 into 10 factorial, this will be the answer. Option C आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है पार्ट? आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, 8P4 into 8P2 into 10 factorial in this case.
दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम पीएनसी। अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी अपनी। The basic formula of probability that always applies, that is probability of a particular event is always equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. Okay, favorable by total, which is NE upon NS. Number of cases in favorable outcome divided by number of cases in total, S यानी sample space, टोटल केसेस जहां से कंसिडरेशन करना है, ठीक है। और E हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E एन इवेंट इज इक्वल टू NE अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाइस को थ्रो कराया, डाई को थ्रो कराया, ऑन अ डाई थ्रो वी हैव टोटल 6 केसेस, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो NS इज बेसिकली इक्वल टू 6। और अगर हम कहें कि डाई को थ्रो कराने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इक्वल टू इवन, इवन आउटकम चाहिए, टोटल केसेस कितने होंगे, NS विल बी इक्वल टू 6 और NE क्या होगा, आउटकम चाहिए हमें इवन, तो आउटकम कैन बी 2 और 4 और 6, तो टोटल 3 आर फेवरेबल केसेस, तो 3/6 यानी कि प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/2, तो दिस विल बी आवर आंसर 1/2। ओके, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कोई इवेंट अगर हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं हो सकता, तो इवन फॉर इम्पॉसिबल इवेंट नंबर ऑफ केसेस विल बी 0, तो प्रोबेबिलिटी कैन, मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, सेम एज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी हमारा विल ऑलवेज बी रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1, मिनिमम कैन बी 0, मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, वेयर 0 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, एंड 1 इज द पॉसिबिलिटी फॉर अ सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट जो हमेशा होगा, ठीक। अब हमने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग, तो या तो कोई इवेंट होगी हमारी या फिर नहीं होगी, दो ही पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल रेन होगा नहीं होगा, तो दो ही केसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस दैट इवेंट नॉट हैपनिंग, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इफ वी नो वन ऑफ दीज वैल्यूज, तो सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे 1 में से, ठीक है। तो 1 इज ऑलवेज अवर टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इफ इन सम केस हमने सारे के सारे केसेस आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 इफ वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द केसेस पॉसिबल, ठीक है, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, टोटल एग्जॉस्टिव केसेस सारे के सारे हमने कंसिडर कर लिए, सो इन दैट केस डेफिनेटली वी नो कि हमने अगर टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा जो सारे पॉसिबल केसेस का होगा, सारे पॉसिबल इवेंट्स का होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ 200 एम्प्लॉइज 120 यूज एक्सेल, 100 यूज पाइथन एंड 40 यूज नीदर, इफ एन एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे यूज एग्जैक्टली वन ऑफ द टू टूल्स, एग्जैक्टली वन और टू टूल्स को यूज कर रहे हैं, टोटल 200 एम्प्लॉइज हैं, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो 40 आर यूजिंग नीदर, 120 आर यूजिंग एक्सेल एंड पाइथन यूज कर रहे हैं 100। अगर 40 नीदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि बचे हुए 160 कोई ना कोई एक तो यूज कर रहे हैं, isn't it so? तो दिस टोटल एक्सेल यूनियन पाइथन दिस इज इक्वल टू 160। अब 120 आर यूजिंग एक्सेल, तो 120 के आउटसाइड कितना बचा, टोटल 160 है, तो 120 का आउटसाइड विल बी 40, भाई ये 200 हमारा टोटल केसेस है, दोज हु आर यूजिंग एक्सेल और पाइथन और बोथ और नीदर, सब मिला के 200 है, सैंपल स्पेस हो गया एक तरह से हमारा, ठीक है, दैट इज 200। तो इनमें से 40 आर यूजिंग ओनली पाइथन, कैलकुलेट कर लिया हमने। अब 120 हमारे टोटल केसेस हैं जो कि यूजिंग एक्सेल हैं, तो अगर 100 यूज कर रहे हैं पाइथन, आउट ऑफ विच 40 आर यूजिंग ओनली पाइथन, तो रिमेनिंग 60 आर यूजिंग बोथ, ठीक है। क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट दे यूज एक्जैक्टली वन ऑफ द टूल्स, नहीं ये नहीं पूछ रहा है एक्जैक्टली वन ऑफ द टूल्स यूज करें, ये पूछ रहा है। तो अगर 60 आर यूजिंग बोथ, एक्सेल यूज करने में टोटल 120 है, तो 120 माइनस 60 विल बी 60, यानी कि 60 आर यूजिंग ओनली एक्सेल, 60 आर यूजिंग ओनली एक्सेल और 40 आर यूजिंग ओनली पाइथन, यानी कि 60 प्लस 40 हमारे काम के केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
दिस इवेंट हैपनिंग यानी एग्जैक्टली वन वाला इवेंट हैपनिंग, दिस विल बी इक्वल टू टोटल काम के केसेस आ गए 60 + 40 और टोटल केसेस है 200 यानी कि 100/200 1/2 विच इज 0.50. दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, an integer is chosen at random from 1 to 100. Let set a be numbers divisible by 4 and set b be numbers divisible by 6. So what is the probability that the number is in a intersection b? तो सेट ए में हमें नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स डिविजिबल बाई 4 एंड सेट बी इंक्लूड्स नंबर्स डिविजिबल बाई 6. क्वेश्चन इज सेइंग प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर, जो हमने नंबर चूज किया है, दैट सेलेक्टेड रैंडमली सेलेक्टेड नंबर इज बिलोंगिंग टू सेट ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? वो नंबर्स होंगे जो कि ए में भी है और बी में भी है, यानी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एज वेल एज डिविजिबल बाई 6. तो इफ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6, यानी कि नंबर इज डिविजिबल बाई बेसिकली एलसीएम ऑफ 4 and 6 विच इज इक्वल टू 12. ठीक है, ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पे समझ लो 24 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, 4 और 6 का एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, 12 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, सो यानी कि दिस सेट कंटेन्स नंबर्स डिविजिबल बाई 12. अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे 1 से 100 तक? 12 के मल्टीपल 12, 24 एंड सो ऑन टिल 96 लास्ट वैल्यू है. तो 12 into 8 यानी कि टोटल 8 नंबर्स आर देयर. 8 हमारे काम के नंबर्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग विल बी इक्वल टू 8 फॉर ऑल केसेस और टोटल केसेस है 100. 8/100 यानी कि 0.08 विल बी आवर आंसर. 0.08 आंसर हो जाएगा. क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question, let A and B be two events such that probability of A is equal to 0.6, probability of B is equal to 0.4 and probability of A intersection B is equal to 0.2. So what is the probability that event A occurs given that event B has not occurred? Given क्या है हमको? That event B has not occurred. तो गिवन कंडीशन यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा है इवेंट ए की. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं सोचना है, बस ये सोचना है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन हमें गिवन है, दिस इज द गिवन कंडीशन, दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस, ऐसा समझ लो. ठीक, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सैंपल स्पेस बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज पहले में गिवन है 0.6, 0.4 एंड देन इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 0.2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 2/5 और ए इंटरसेक्शन बी इज 1/5. तो मान लेते हैं टोटल हमारे पास 5 केसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, तो सेट वेन डायग्राम बना लेते हैं और दोज 5 केसेस. ए इज देयर, B is there and since probability of A is 3/5, तो अगर टोटल केसेस 5 हैं तो A में there will be 3 केसेस. ठीक है, 3 केसेस होंगे काम के. सिमिलरली टोटल केसेस अगर हमारे पास 5 हैं तो B में कितने होंगे? 2/5. ठीक है, हमने जो टोटल वैल्यू माना है वो इनका एलसीएम लेंगे, इन वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, क्योंकि सब में 5 है तो इसलिए हमने टोटल 5 माना, सिंपल वैल्यू माना अपने लिए. तो B में टोटल केसेस होंगे 2 एंड इंटरसेक्शन इज 1/5 यानी कि आउट ऑफ 5 1 आर कॉमन इन बोथ. तो 1 आ गया इन बोथ ए एंड बी. अगर 1 बोथ में है, टोटल 3 है ए में, तो यानी कि ओनली ए में 2 होंगे. सिमिलरली 1 बोथ में है, बी में 2 है, तो ओनली बी में 1 होगा. 2 + 1 + 1 टोटल 4 आ गए इन ए यूनियन बी. तो बचा हुआ 1 जो है तो आउटसाइड ए एंड बी होगा. क्या डायग्राम क्लियर है? ठीक है, क्या डायग्राम क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसको. तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स गिवन दैट इवेंट बी हैज नॉट अकर्ड. गिवन हमें है इवेंट बी हैज नॉट अकर्ड, तो हम इसी को अपना सैंपल स्पेस लेंगे. सैंपल स्पेस यानी कि टोटल केसेस हमारे पास हैं व्हेन इवेंट बी हैज नॉट अकर्ड. इवेंट बी जब नहीं हुआ है उन केसेस को ही हमें काउंट करना है. तो इवेंट बी जहां पे हुआ है उसको इग्नोर मार दो, भूल जाओ उसको. ठीक है, भूल जाओ उसको, भूल गए, इवेंट बी को हमने हटा दिया. अब जो बचे हुए केसेस हैं उन्हीं को काउंट करना है. तो बचे हुए केसेस कितने हैं? दीज 2 एंड दिस 1. नाउ क्वेश्चन आस्किंग प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स इन दिस केस. टोटल कितने काम के केसेस बचे? केसेस बचे हैं हमारे पास 3, तो टोटल केसेस आर 3. दिस इज अवर सैंपल स्पेस नाउ. और उनमें से इवेंट ए कब हो रहा है? इन 2 ऑफ दीज केसेस. तो 2 काम के केसेस होगा, 2/3 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. सिंपल है ना, समझ में आया? ठीक है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में बस हमको जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपना सैंपल स्पेस चूज कर लेना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a class, 70% of the students passed math
60% passed physics and 10% failed both. If a student is selected at random, what is the probability that they passed math given that they passed फिजिक्स? अगेन अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. अब देखो पिछला क्वेश्चन हमने समझा है, पॉज करके अपने एंड पे ट्राई करो और सही होता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि यस बात समझ में आई और तुमसे सही हुआ. ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ फॉर्मूला वगैरह, बस जो बात समझाई है बस उतना ही ध्यान में रखना है कि जो हमें गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से सैंपल स्पेस हमें डिजाइन करना है. तो पहले तो अपना डायग्राम बना के वेन डायग्राम बना के सब चीज़ें सेट करते हैं, फिर बाद में अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. तो 70% स्टूडेंट्स हैव पास्ड मैथ, 60% पास्ड मिस फिजिक्स एंड 10% फेल्ड बोथ. मैथ फिजिक्स एंड टोटल, मैथ का सेट, फिजिक्स का सेट और पास फेल भी देख लेना. ठीक है, तो मैथ में टोटल 70% में पास, 70 मान लिया पास किए हैं, फिजिक्स में 60 पास किए हैं और 10% दोनों में फेल किए हैं. तो अगर 10% दोनों में फेल किए हैं यानी कि 10 फेल किए हैं दोनों में, ये आएंगे आउटसाइड मैथ एंड फिजिक्स. तो 10 हैव फेल्ड इन बोथ. दिस इज आवर टोटल केस. इफ 10 हैव फेल्ड इन बोथ तो यानी कि मैथ यूनियन फिजिक्स यानी पास करने वाले कितने होंगे? 100 -10 होंगे, 90 होंगे. तो ये पूरा सेट हमारा 90 का है, 90 का है. 90 में से 70 तो मैथ के सेट के अंदर आ रहे हैं. इफ 70 आर इनसाइड द सेट ऑफ मैथ, तो मैथ के बाहर और फिजिक्स के अंदर कितने होंगे? ओनली फिजिक्स में कितने होंगे? 70 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 90 में से, 90 -70 यानी 20 होंगे, 20 होंगे. और फिजिक्स में टोटल 60 है यानी कि मैथ और फिजिक्स बोथ में 40 होंगे. सिमिलरली मैथ में टोटल 70 है तो ओनली मैथ में 30 होंगे. 30 + 40 + 20 90 आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सब कुछ हमने सही किया. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट दे पास मैथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग मैथ एंड गिवन है हमें, गिवन सच दैट गिवन पास फिजिक्स. ठीक है, तो इस बार हमें गिवन क्या है कि फिजिक्स उन्होंने पास किया है और फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उन्होंने मैथ भी पास किया है. अगर फिजिक्स पास किया है तो हमारे काम का केस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला सर्कल ही है और उसके बाहर का कुछ भी काम का नहीं है. ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है इन दिस सर्कल, एवरीथिंग आउटसाइड इज इमैटेरियल. नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली. ओके, फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली. अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट दे पास मैथ. इस सर्कल में 40 हैव पास्ड मैथ जबकि टोटल 60 है, टोटल इज 60. टोटल फिजिक्स पास करने वाले 60 है जिनमें से 40 ने मैथ पास किया है यानी कि प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3 ओनली. क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय. क्लियर है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. Question number 5. A bag contains 4 cards numbered 1, 2, 3 and 4. 2 cards are drawn simultaneously. What is the probability that average of the numbers on the drawn cards is an integer? तो एवरेज हमारा जो ड्रॉ किया हमने कार्ड्स उनका एवरेज इंटीजर आना चाहिए. अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर हिट लाइक बटन एज वेल. ठीक है, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना और अपने इस वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में और भी लोगों को बताओ ताकि चैनल का ग्रोथ हो. तो ये बैग है, एक बैग है हमारा जो कंटेन करता है 4 कार्ड्स और कार्ड नंबर्स क्या है 1, 2, 3 एंड 4. और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करें ना. पेरेंट्स प्रोबेबिलिटी करते हैं, बेसिक सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो अगर टाइम अवेलेबल है तुम्हारे पास. ये वीडियो कब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है. एनीवे, तो ए बैग कंटेन्स 4 कार्ड्स नंबर्ड 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4 कार्ड्स कंटेन करता है. हमें चाहिए कि 2 कार्ड्स को हमें ड्रॉ करना है साइमल्टेनियसली और प्रोबेबिलिटी इस बात की दैट एवरेज ऑफ द नंबर्स ड्रॉन ऑन द ड्रॉन कार्ड्स दैट इज एन इंटीजर. एवरेज ऑफ द नंबर्स इज एन इंटीजर. तो एवरेज अगर हमारा इंटीजर हो, कब होगा एवरेज इंटीजर? क्योंकि हम दो नंबर्स का एवरेज इंटीजर ले रहे हैं तो एवरेज तब इंटीजर होगा जबकि हमारा सम ऑफ दो टू नंबर्स इज इवन. क्योंकि अल्टीमेटली एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर पहला कार्ड हमने m नंबर आया, दूसरे पे n आया है तो m + n/2 करेंगे. दिस विल बी इंटीजर ओनली व्हेन m + n इज एन इवन नंबर. तो फॉर दिस टू हैपन m + n मस्ट बी इवन, है कि नहीं? और m + n इवन कब होगा? जबकि या तो दोनों ऑड हो, इफ बोथ आर ऑड, और इफ बोथ आर इवन. ये दो केसेस पॉसिबल है. टोटल केसेस कितने पॉसिबल होंगे? क्योंकि 4 में से 2 चूज कर रहे हैं तो टोटल केसेस विल बी 4c2. देखिए 6 होंगे टोटल केसेस, 6 विल बी टोटल केसेस. काम के केसेस कम होंगे व्हेन बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. तो बोथ इवन के कितने केसेस बनेंगे? इवन दोनों हो भाई, 2 एंड 4 दो ही इवन है तो एक ही केस बनेगा. दोनों ऑड हो तो 1 एंड 3 एक ही केस बनेगा. यानी कि काम के केसेस हुए ओनली 2 और टोटल केसेस हुए 6. तो आंसर आ जाएगा 2/6, 1/3. ऑप्शन ए. टोटल केसेस तो लिख भी सकते हैं बट जरूरत नहीं है. लिखते तो क्या लिखते कि मान लो हमने लिए टोटल केसेस 6 हैं, 1 एंड 2 कैन बी देयर, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4 एंड 3 एंड 4. दीज आर द 6 केसेस. काम के केसेस कौन से आएंगे? ओनली 2 केसेस आर फेवरेबल, 1 एंड 3 एंड नेक्स्ट वन इज 2 एंड 4. यही तो काम के है. ओके, क्लियर.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. A problem in mathematics is given to three students whose chances of solving it are 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. So what is the probability that the problem is solved? तीन स्टूडेंट्स को दिया है जिनके चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. हमें चाहिए probability that problem is solved. अब प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकता है कि एग्जैक्टली वन स्टूडेंट सॉल्व दिस, वन सॉल्व्स, और टू सॉल्व इट, और थ्री सॉल्व इट। ठीक है, तो या तो तीनों केसेस बनाए कि एक सॉल्व करता है, अब एक सॉल्व करेगा तब भी तीन केसेस बनेंगे, फर्स्ट सॉल्व इट, सेकंड सॉल्व इट, थर्ड सॉल्व इट, दो सॉल्व करेंगे तब भी तीन केसेस बनेंगे, तो ऐसे मल्टीपल केसेस बन जाएंगे हमारे पास, और वहाँ पे कम्बसम कैलकुलेशन हो जाएगा हमारे पास। बेटर क्या होगा, बेटर है कि निकाल लें टोटल, टोटल माइनस टोटल, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगा, वन माइनस व्हेन नो वन सॉल्व्स, प्रोबेबिलिटी व्हेन नो वन सॉल्व्स, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेफिनेटली वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन सॉल्व्स द प्रॉब्लम विल गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज केसेस, जबकि कोई ना कोई तो सॉल्व करेगा ही करेगा। ओके, ठीक है, तो बस कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि इफ स्टूडेंट्स आर ए बी एंड सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग ए डैश विल बी 1 minus 1/2 which is also 1/2. Probability of B solving the problem is 1/3. The probability of B not solving B dash will be equal to 1 minus 1/3, make it 2/3. And similarly, probability of C not solving the problem will be 1 minus 1/4, यानी कि 3/4. अब तीनों को सॉल्व नहीं करना है, यानी कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर सॉल्विंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए को नहीं सॉल्व करना, और तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपस में कोई चीटिंग तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो तीनों का मामला इंडिपेंडेंट है। जब भी केसेस इंडिपेंडेंट होंगे प्रोबेबिलिटी में, तो अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो ए सॉल्व नहीं कर पाए, प्रोबेबिलिटी इज ए डैश, बी सॉल्व नहीं कर पाए, प्रोबेबिलिटी इज बी डैश, और हमें क्या चाहिए, ए भी ना सॉल्व कर पाए, बी भी ना कर पाए, और सी भी ना कर पाए, और सब में बीच में क्या आएगा, एंड 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 एंड, यानी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट मामला है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग एंड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट सॉल्विंग, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। 3 से 3, 2 से 2 गया, 1 माइनस 1/4, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/4। और आंसर विल बी 3/4, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Odds in favor of event A are 2:3. Odds against event B are 4:3. If A and B are independent, probability that only one of them occurs. सिर्फ एग्जैक्टली एक ही उनमें से अगर करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है। जब भी कभी मेंशन हो ऑड्स इन फेवर, गिवन है यहाँ पे 2:3, तो फर्स्ट मेंशनड वैल्यू दैट इज 2 इज इन फेवर, एंड सेकंड मेंशन वैल्यू दैट इज आफ्टर रेशियो साइन दैट इज अगेंस्ट। ठीक है, 2:3, और जब ऑड्स अगेंस्ट मेंशनड हो, तो फर्स्ट वैल्यू इज अगेंस्ट एंड सेकंड वैल्यू इज इन फेवर। ठीक है, दोनों वैल्यूज मिला के हमारा टोटल केसेस बनेंगे। This implies कि odds in favor of event A are 2:3, which implies कि 2 plus 3, if there are total 5 cases, out of 5 cases, in 2 cases, event A will be happening, and in these 3 cases, event will not be happening. ठीक है, तो out of 5 cases, 2 cases में event होगा, यानी कि probability of event A happening is equal to 2 upon 2 plus 3, क्योंकि odds in favor given है, यानी 2/5 होगा। probability of B के event happening क्या होगा, क्योंकि B का हमें ऑड्स अगेंस्ट गिवन है, अगेंस्ट गिवन है, तो पहले अगेंस्ट आ रहा है, बाद में फेवरेबल आ रहा है, तो बी हैपनिंग के केसेस बनेंगे 3, टोटल है 3 + 4, तो 3/7। क्या ये क्लियर है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम अकर्स, सिर्फ एग्जैक्टली उनमें से एक ही हो रहा है, तो व्हेन ए इज हैपनिंग बी विल नॉट बी हैपनिंग, एंड ए इज नॉट हैपनिंग बी इज हैपनिंग, ये दो केसेस हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो पहला केस है ए हैपनिंग एंड बी नॉट हैपनिंग, दोनों एंड सेकंड केस है ए नॉट हैपनिंग एंड बी हैपनिंग। ठीक है, तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी होगा ए इज हैपनिंग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट विल बी 2/5 मल्टीप्लाइड बाई एंड, यानी मल्टीप्लाइड बाई, और बी नॉट हैपनिंग यानी कि 1 माइनस 3/7 विच विल बी 4/7, प्लस ए नॉट हैपनिंग यानी कि 1 माइनस 2/5 विच इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाई बी हैपनिंग दैट इज 3/7। न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 × 4 8 + 9 डिवाइडेड बाई 35, 17/35 विल बी आर आंसर। 17/35 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Question number 8. A bag contains 5 red balls and 3 green balls. 2 balls are drawn, one by one, without a replacement. So what is the probability that the second ball drawn is red? Second ball जो हम ड्रॉ करेंगे वो रेड होगा, इसका probability क्या होगा।
और 2 बॉल्स को हमने ड्रॉ किया वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉल जब ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करने के बाद वापस नहीं रखी, क्योंकि वापस रखने पे तो फिर से वही स्टार्ट वाला केस बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ किया, देखा क्या कलर है, फिर वापस रख दिया। और अगर वापस रख दिया तो मामला आसान है, ठीक है, पर वापस नहीं रखा है, ठीक है, वापस नहीं रखा है, तो हमारा सेकंड बॉल रेड होने का प्रॉबिलिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकंड बॉल रेड होने का प्रॉबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, बट फर्स्ट बॉल क्या होगा इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बास्केट में दे रहा है 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। तो अगर फर्स्ट बॉल हमने रेड निकाल दिया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी रिड्यूसिंग इन दैट केस। ठीक है, तो फर्स्ट रेड हो फिर सेकंड रेड आए, ये केस हो सकता है, या फिर फर्स्ट बॉल ग्रीन हो और देन सेकंड रेड आए, क्योंकि सेकंड तो हमें रेड ही चाहिए, ये पक्की बात है। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड क्या होगा, फर्स्ट रेड आएगी, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगा, क्योंकि इनिशियली हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं, 8 में से 5 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन, तो फर्स्ट बॉल रेड आने का प्रॉबिलिटी क्या होगा, 5/8, क्योंकि 5 आर रेड बॉल्स, 8 आर टोटल, 5/8 प्रॉबिलिटी आ जाएगा। बट फर्स्ट बॉल जैसे हमने रेड ड्रॉ कर लिया, तो जैसे ही फर्स्ट बॉल हमने रेड ड्रॉ कर लिया, तो नाउ 1 रेड बॉल इज रिड्यूस्ड, रिमेनिंग रेड बॉल्स कितनी बची हैं, 4, और रिमेनिंग बॉल्स टोटल कितनी बची हैं, 7 टोटल बॉल्स बची हैं, क्योंकि एक बॉल टोटल में कम हुआ है और एक रेड कम हुआ है, तो रिमेनिंग के में से प्रॉबिलिटी रेड का क्या होगा, 4/7, बिकॉज 4 आर रेड, टोटल आर 7, 4/7 विल बी प्रॉबिलिटी। दिस इज अवर फर्स्ट केस। सेकंड केस में 1 ग्रीन बॉल ड्रॉ करना है, तो आउट ऑफ 8 3 आर ग्रीन, 3/8 विल बी प्रॉबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग ग्रीन, बट टोटल बॉल्स हमारी 7 बची हैं और रेड अभी भी 5 है, 3/8 इंटू 5/7, ये हमारा टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगा। 8 इंटू 7 56, 5 इंटू 4 20 प्लस 15, देखिए 35/56, आंसर आ जाएगा अगेन 5/8, आंसर आ जाएगा 5/8। ओके, यहाँ से एक और लर्निंग है हमारे लिए, वो लर्निंग ये है कि अगर कोई एडिशनल कंडीशन गिवन नहीं है, स्टार्टिंग में अगर हम पहली बॉल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट बॉल रेड ड्रॉ करने का प्रॉबिलिटी क्या था, सिंस देयर वर 5 रेड एंड टोटल 8 बॉल्स वर देयर, तो फर्स्ट बॉल बीइंग ड्रॉन रेड प्रॉबिलिटी वाज 5/8, एंड सेकेंड बॉल रेड ड्रॉ करने का प्रॉबिलिटी भी 5/8 ही आया है। इनफैक्ट अगर हम थर्ड बॉल रेड ड्रॉ करने का प्रॉबिलिटी भी देखेंगे, रेड एज थर्ड बॉल, तभी प्रॉबिलिटी हमारा 5/8 ही आएगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी 5/8 अनलेस कोई और कंडीशन नहीं मेंशन हो। ठीक है, यहाँ पे केसेस बना के करेंगे तभी 5/8 आएगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि अगर कोई और कंडीशन नहीं है, तो जो हमारा फर्स्ट बॉल ड्रॉ करने पे रेड का प्रॉबिलिटी था, वही सेम प्रॉबिलिटी थर्ड बॉल ड्रॉ करने पे भी रहेगा। ओके, क्या ये क्लियर है? थर्ड बॉल ड्रॉ करने में क्या क्या केसेस बनेंगे, या तो हो सकता है फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, थर्ड रेड, या फिर फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड, या फिर फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड, या फिर फर्स्ट ग्रीन, सेकंड रेड, थर्ड रेड, यही 4 केसेस तो बनेंगे। ओके, तो अपने एंड पे काउंट करके देख सकते हो इन चारों केसेस को, और अल्टीमेटली 5/8 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 पास्ड इन मैथ, 45 in physics, 14 biology, 15 passed in math and physics, 20 in physics and biology, 15 in math and biology, 5 passed in all three. So what is the probability that a randomly selected student failed in all subjects? अब यहाँ पे 3 सेट का वेन डायग्राम है जिसको हमें बनाना है। बेसिकली ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और थोड़ा लास्ट में प्रॉबिलिटी है बस। तो 100 स्टूडेंट्स इन टोटल है, 50 ने मैथ में पास किया है, तो मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सेट्स बनाते हैं। फिफ्टी पास इन मैथ, 45 पास इन फिजिक्स एंड 40 पास इन बायोलॉजी, 15 पास इन मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैथ एंड फिजिक्स ओनली, यानी कि ये जो 15 पास के मैथ और फिजिक्स में, दिस बिलोंग टू दिस सेट, दिस पार्ट। देखिए दे कैन ऑल्सो पास इन बायोलॉजी। ठीक है, तो तीनों में पास हो सकते हैं, तो सबसे पहले उनको फिल करो जो तीनों में पास किया, यानी कि 5 है पास इन ऑल 3, 5 को फिलअप कर दिया ना। 15 बिलोंग्स टू दिस पार्ट, 15 है पास इन मैथ एंड फिजिक्स, 15 में से 5 सेपरेट करोगे तो वो मिलेंगे जो विच है पास इन मैथ एंड फिजिक्स ओनली, इन 15 माइनस 5 10 है पास मैथ एंड फिजिक्स ओनली। सिमिलरली 20 है पास इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, आउट ऑफ 25 है पास इन ऑल 3, तो 20 माइनस 5 यानी 15 है पास इन ओनली फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सिमिलरली 15 है पास इन मैथ एंड बायोलॉजी, 15 माइनस 5 10 है पास इन मैथ एंड बायोलॉजी ओनली। अब हम ओनली मैथ वाले निकाल पाएंगे, क्योंकि 10 प्लस 5 प्लस 10 25, तो ओनली 25, 50 माइनस 25 वुड हैव पास्ड इन ओनली मैथमेटिक्स। ओके, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दैट रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल। ठीक है, तो पहले सब वैल्यूज निकालनी पड़ेगी तभी काउंट कर पाएंगे। 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, 30 हमारे हो गए यहाँ पे फिजिक्स वाले केस में, तो रिमेनिंग ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए, 45 माइनस 30 विच इज 15। ओनली बायोलॉजी 40 माइनस द सम ऑफ दीज 3, 10 प्लस 5 प्लस 15, यानी कि 40 माइनस 30, दिस विल बी 10। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इनका टोटल यूनियन काउंट कर लो, एक सेट उठा लो पूरा का पूरा, दैट इज 50।
मैथ का सेक्स उठा रहे 50 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 यानी 50 प्लस 30 80 प्लस 10 90। तो 90 इज मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन बायोलॉजी, दिस इज इक्वल टू 90। और टोटल थे 100, यानी कि 10 स्टूडेंट्स आर देयर आउटसाइड ऑफ दीज सेट्स। ठीक है, 10 है आउटसाइड, निदर फिजिक्स नॉर मैथमेटिक्स नॉर बायोलॉजी, किसी में भी पास नहीं किए हैं, तो दे वर फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। 10 हैव पास्ड इन 10 हैव फेल्ड इन ऑल 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ all fail will be favorable cases which is 10 divided by 100, 1 by 10, 0.10. Okay, clear है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A speaks truth in 75% cases and B in 80% cases. In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? तो A ट्रूथ बोलता है 75% केसेस में, 75% इज 3/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्पीकिंग ट्रूथ दिस इज 3/4। B speaks truth in 80% यानी 4/5 cases, probability of B speaking the truth that is 4/5। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे? कि एक सच बोले एक झूठ बोले। ठीक है, सो इट कुड बी व्हेन ए इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड बी इज स्पीकिंग फॉल्स, और ए इज लाइंग एंड बी इज स्पीकिंग ट्रूथ। दो केसेस बनेंगे। ए का ट्रूथ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी का लाइन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 - 4/5 यानी कि 1/5 प्लस ए लाइन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई बी स्पीकिंग ट्रूथ 4/5। आंसर हो जाएगा 3 × 1 + 4 × 1 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 20। तो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 35%। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्स ए हैज 2 white balls and 3 red balls, box B has 4 white balls and 5 red balls, one box is chosen at random and a ball is drawn from that box, if it is a red ball what is the probability it came from box A? यानी कि अगेन गिवन है हमको कि रेड बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये बॉल हमारा बॉक्स ए से आया है? ठीक है, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इस बात का कि वो बॉल रेड हो हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें डिफर करेंगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही केस है, बट यहाँ पे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि बॉल हमारा रेड हो, क्योंकि दो अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो पहला बॉक्स हमने चूज़ किया, बॉक्स ए चूज़ किया और ए से रेड निकला, और बॉक्स बी चूज़ किया और बी से रेड निकला। दो केसेस होंगे। ठीक है, तो बॉक्स ए एंड बॉक्स बी देयर आर सिंस 2 बॉक्सेस, और कोई बॉक्स चूज कर सकते हैं, तो बॉक्स ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 50%, 1/2। वी चोज बॉक्स ए विद प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड बॉक्स ए हैज 2 white एंड 3 रेड बॉल्स। रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/5 प्लस सेकंड बॉक्स बी चूज करें, अगेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1/2 ओनली। बॉक्स बी में टोटल 4 white एंड 5 रेड यानी 5/9 प्रोबेबिलिटी होगा फॉर रेड बॉल। दिस इज अवर टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल्स बीइंग ड्रॉन। तो हमारा टोटल केस तो यही बनेगा। और फेवरेबल केस कौन सा है? फेवरेबल केस इज दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए, देखिए दिस इज अवर काम का केस, फेवरेबल केस। फेवरेबल बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ए रेड when red is anyway outcome, that will be equal to 1/2 into 3/5 divided by 1/2 into 3/5 plus 1/2 into 5/9। 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3/5 और नीचे बचेगा 3/5 प्लस 5/9। तो 3 × 9 27 प्लस 25 बाई 5 × 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 आ गया न्यूमरेटर में, तो 9 × 3 27/52 विल बी आवर आंसर। 27/52 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्लियर। Next question, question number 12. Consider two events A and B. Probability of A happening is 0.5, probability of B happening is 0.6. Then probability that both A and C occur must lie in what interval? इंटरवल पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें एक रेंज होगा। ठीक है, रेंज के बारे में पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दैट ए एंड बी बोथ आर अकरिंग फॉर दिस। तो अगर हम टोटल केसेस कंसिडर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5 यानी कि 5/10 कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग इज 0.6 यानी कि 6/10 कह सकते हैं। In 5 out of 10 cases A is happening, in 6 out of 10 cases B is happening। अब हमें मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ A एंड B हैपनिंग को हमें मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ओके, तो अगर हमें मिनिमाइज करना है
कि ए इंटरसेक्शन बी कम से कम हो, ठीक है। हमें ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इज 5/10, तो टोटल केसेस को 10 मान लें, ए इज हैपनिंग इन 5 टाइम्स एंड बी इज हैपनिंग इन 6 टाइम्स। इफ वी नीड टू मिनिमाइज दिस वैल्यू, तो ये कम से कम हो, जितना कम से कम हो पॉसिबल हो, ठीक है, उतना अच्छा है। जीरो हो तो बेस्ट है, मिनिमम जीरो हो तो और बेस्ट है, ठीक है। बट इफ दिस इज जीरो, लेट अस से इफ दिस पार्ट इज जीरो, देन दिस पार्ट विल बी 5 एंड दिस पार्ट विल बी 6, बट टोटल हमारा 10 है। बट टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 + 6 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, isn't it so? और टोटल 10 से ऊपर तो नहीं जाएगा, यानी कि जीरो हियर इज नॉट पॉसिबल। या लॉजिकली समझें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन ऑल केसेस, ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी भी होगा, 1 भी होगा, या तो 1 होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज पर सेट थ्योरी, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, तो यहाँ से हमें एक लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.5 प्लस 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.1 माइनस 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1। मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी 0.1, मिनिमम 0.1 आ गया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो रिजेक्ट हो गए। अब ए और बी में से कोई एक होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम से समझते तो ऐसे समझते हैं कि मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी, मिनिमम वैल्यू इस पोर्शन का तब मिलेगा जबकि हम वैल्यूज को मतलब कि ए और बी को पूरे सेट में लगा दें, यानी कि पूरा 10 एग्जॉस्ट कर लें, पूरा 10 एग्जॉस्ट कर लें, ठीक है। सो इफ दिस इज 6, भाई सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके बाहर सारे के सारे 4 एलिमेंट्स मस्ट बी इनसाइड ए, इनसाइड ओनली ए। तो अगर ओनली ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली ओनली 1 एलिमेंट विल बी देयर इन बोथ ए एंड बी, और 5 एलिमेंट्स विल बी इन ओनली बी। तो टोटल हमारे पास 4 1 5 और 1 इज कॉमन, तो दिस इज मिनिमम पॉसिबल केस। मिनिमम कब हुआ, मिनिमम तब हुआ जबकि 1 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी हमारा मिनिमम हो जाएगा। टोटल 10 है, 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब जब हमें मैक्सिमाइज करना है तो कोशिश करना है कि ऑल एलिमेंट्स एज फार एज पॉसिबल शुड बी इन द ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। ए में 5 है, बी में 6 है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने सारे के सारे 6 को डाल दिया ए इंटरसेक्शन बी में, बट ए में तो टोटली 5 है, दैट इज वाई जो मिनिमम वैल्यू होगा आउट ऑफ दीज सेट्स वो हमारा हो सकता है इंटरसेक्शन में। तो 5 इन दिस, तो 0 इन ओनली ए एंड 1 इन बी, ठीक है। तो 5 1 और फिर बाहर आ गया 4, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी मैक्सिमम प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा 5/10, 0.5। मिनिमम इज 0.1 एंड मैक्सिमम इज 0.5, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 3 इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव यानी कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सक्लूसिव है। वन इज हैपनिंग तो सेकंड इज नॉट हैपनिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। कोई भी दो इवेंट का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट दिस इंप्लाइज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंप्लाइज। एग्जॉस्टिव इंप्लाइज कि सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिया, एग्जॉस्टिव यानी कि टोटल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। एग्जॉस्टिव यानी सारे केसेस हमने काउंट कर लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 1। इफ odds in favor of A are 1:2 and odds against B are 3:2, तो probability of C क्या होगा, odds in favor of A are 1:2 यानी probability of A will be equal to 1/1 + 2 1/3, और probability of B क्या होगा, क्योंकि odds against दिया है तो फेवर के हैं 2, टोटल है 5, probability of B will be 2/5। A 1/3, B 2/5, 1/3 + 2/5 plus probability of C, this is equal to 1। probability of C will be equal to 1 minus 1/3 plus 2/5, यानी कि 5 + 6 11/15, 1 minus 11/15 which is equal to 4/15, 4/15, option D will be the answer। This was basically to make you understand mutually exclusive यानी कि probability of they both happening is 0, and exhaustive यानी कि total cases consider कर लिए, सारे के सारे cases। जैसे डाइस में अगर एग्जॉस्टिव केसेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 पॉसिबिलिटीज को हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 14. A biased die has probability of an outcome proportional to that number. If Pn denotes probability of n as an outcome, so for how many values of n, Pn greater than 1/6. एक biased die है हमारे पास जिसकी probability of an outcome is proportional to that number. The probability of n is proportional to n. So we can say that probability of n is equal to some constant times n. ठीक है, तो 1 की probability क्या होगा, टोटल 6 आउटकम्स तो ये पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो probability of 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k into 1, यानी k आ जाएगा. probability of 2 दैट विल बी 2k. probability of 3 3k. probability of 4 4k. 5 5k. एंड probability of 6 हैपनिंग इज इक्वल टू 6k. अब सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए, और अगर सारे केसेस को कंसिडर कर लिया तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा इन सब केसेस को मिला के, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा 6 होगा, तो इधर 1 और 2 और 3 और 5 और 4 और 6, तो ऑल टोटल केसेस वी हैव कंसिडर्ड, तो सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1. सम ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू 1. तो सम कर दो इनको, k + 2 k + 3 k + 4 k + 5 k + 6 21k इज इक्वल टू 1. 1 इज इक्वल टू 21k, यानी कि k कम्स आउट टू बी 1/21. 1/21. क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर देन 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हैपनिंग इज 1/21, 2 हैपनिंग 2/21, 3 हैपनिंग 3/21 विच इज इक्वल टू 1/7 बेसिकली, और 4 हैपनिंग 4/21 विच इज ग्रेटर देन 1/6. भाई रफली 20% से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ठीक है, तो 1/6 से बड़ा है, ठीक है, 4/21 इज ग्रेटर देन 1/6, तो बाकी वैल्यूज भी डेफिनेटली 1/6 से बड़ी होंगी, यानी कि हमारे पास टोटल 3 नंबर्स आर देयर और 4 5 एंड 6 प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 1/6. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. फॉर 3 नंबर्स द प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 1/6. क्या ही क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. A target shooter hits 1 out of 3 shots on the target. If he fires 5 shots, what is the probability that he hits exactly 3 shots? Exactly उसको 3 शॉट हिट करने हैं, तो यानी कि he will be hitting 3 shots out of total 5. 5 में से 3 shots he will be hitting and of course 2 will be missing. 3 हिट करेगा और 5 मिस कर 2 मिस करेगा, बट कौन से 3 हिट करेगा ये तो पता नहीं है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि हिट्स फर्स्ट 3 एंड देन मिसेस नेक्स्ट 2, और मे बी फर्स्ट 2 को हिट करे फिर मिस करे फिर 2 हिट करे. ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, कौन से 2 हिट करेगा, कौन से 3 हिट करेगा और कौन से 2 मिस करेगा. इज दैट इट? सो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर केस को चूज करें तो किसी एक केस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इफ ही इज हिटिंग 3 एंड मिसिंग 2, हिट करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दैट इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग दैट इज 2/3. तो किसी एक केस को हमने चूज किया, तो सिंस ही इज हिटिंग 3 शॉट्स एंड मिसिंग 2, तो 3 शॉट्स को हिट करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3 होल क्यूब, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, एंड 2 को मिस करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर. और वन पर्टिकुलर केस, जो केस हमने डिफाइन किया, अगर मान लो हमने कहा कि ही हिट्स हिट्स देन मिसेस देन हिट्स देन मिसेस, दिस इज द केस, तो हिट करने प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/3, सेकंड को हिट करेगा 1/3, थर्ड को मिस करेगा 2/3, फोर्थ को हिट करेगा 1/3 और फिर फिफ्थ को मिस करेगा 2/3. अब ऑर्डर बदलेगा तो ये 1/3 और 2/3 का ऑर्डर ही बदलेगा, बट टोटल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम इन ऑल द केसेस. इजंट इट? सो सारे केसेस में टोटल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 1/3 होल क्यूब इंटू 2/3 होल स्क्वायर. अब आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, यानी कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 हिट्स एंड 2 मिसेस. टोटल 5 हैं इवेंट्स जिनमें कि 3 आर हिट्स 2 आर मिसेस, तो 5 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज दिस, बट सिंस 3 आर हिट्स, तो 3 हिट्स को कितने भी तरह से अरेंज करो, बातें की है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर दोगे फॉर देम, एंड 2 मिसेस तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे उसके लिए. दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ केसेस 5C2. या फिर ऐसे समझ लो 5 में से कौन से 2 तुम्हें मिस करने हैं उनको चूज कर लो, या फिर कौन से 3 हिट करने हैं उनको चूज कर लो, बातें की है. तो यू कैन चूज हिटिंग 3 हिटिंग शॉट्स इन 5C3 वेज. ठीक है, तो 3 हिटिंग शॉट्स को सिलेक्शन ऑफ 3 हिटिंग शॉट्स इन 5C3 वेज, और फिर प्रोबेबिलिटी हमारा ये केस का आ गया 1/3 होल क्यूब इंटू 2/3 होल स्क्वायर, दिस विल बी आवर आंसर. तो 5C3 इज 10 इंटू 1/27 इंटू 4/9, तो 40/243 will be our answer in this case. 40/243. और टू जनरलाइज इट हम कह सकते थे कि क्योंकि 5 शॉट्स में से ही वॉज हिटिंग 3 शॉट्स, in general if in n shots he had to hit r shots, the number of ways of choosing those shots will be ncr, and probability will be ncr multiplied by, क्योंकि r शॉट्स को हिट कर रहा है, probability of hitting to the power r,
और फिर बाकी एन माइनस आर को मिस करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग टू द पावर एन माइनस आर, which in this case n was 5, r was 3, तो 5 से 3 multiplied by probability of hitting was 1 by 3 to the power 3, and probability of missing was 2 by 3 to the power 5 minus 3 any square. ओके, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सेशन में मजा आएगा। साथ में सेट थ्योरी और थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लिया, सो दैट वहाँ के भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। अब इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम अदर क्वेश्चंस। ओके, बाय, टेक केयर।